गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आईबीपीएस एसओ एएफओ 2023 का सॉल्व पेपर विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन। इसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है 2023 के पेपर का। एएफओ का जो पेपर हुआ है आपका आईबीपीएस का, उसका डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। बढ़िया से जुड़ जाइए अगर कि आप भी आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाली है, फुल जोश में होने वाली है। ठीक है, अच्छे से जुड़ जाइए, आज मजा आ जाएगा क्लास में। अब ये नहीं बता सकते हैं कि कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि समथिंग 110 स्लाइड्स हैं। 110 स्लाइड है, पता नहीं कितना टाइम लेकर जाएगी। तो आराम से बैठ जाइएगा, चाय वाय लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है, चाय पीते हो तो, वरना कॉफी वाले ज्यादा होंगे आजकल, है ना। आपकी डेली क्लासेस होने वाली हैं विजन एग्री एकेडमी पर आईबीपीएस एएफओ के लिए। ठीक है, और बढ़िया कमेंट सेक्शन को भर दो आंसर से। आज आंसर रुकने नहीं चाहिए किसी के। आज आंसर रुके ना तो समझो कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, बढ़िया से जुड़ जाइए। मैंने कहा था 6 बजे लाइव क्लास का, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। थोड़ी सी मतलब कि सेटअप बनाने में टाइम लग गया, एरर्स आ रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अब सारा का सारा सॉल्व है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। श्री गणेश करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, बढ़िया से जुड़ जाइए विजन एग्री एकेडमी से। आज सच्ची में बहुत मजा आने वाला है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे वो हिंदी माध्यम का हो, सबके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आज की। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेज इज सोन इन मानसून एंड रबी सीजन। मक्का जो है मानसून और रबी मौसम में कब बोया जाता है? पहला ऑप्शन है कन्वेंशनल मेथड द्वारा, या कौन सी विधि से बोया जाता है, सॉरी। मक्का मानसून और रबी मौसम में किस मौसम में, किस सीजन में बोया जाता है, या फिर ये कहें कौन सी विधि से बोया जाता है। जो आपकी रबी मौसम है या मक्का मानसून का सीजन है, उसमें किस विधि से बोया जाता है? एक तो भैया आपका होता है कन्वेंशनल मेथड, एक दूसरा होता है आपका बी फर्रो मेथड पूर्ण प्रणाली, सी रिज सोइंग या रिज बुआई, डी आपका ट्रांसप्लांटिंग, या ई आपका फ्लैट बेड मेथड या समतल क्यारी विधि। जल्दी से आंसर लिख दो, ए बी सी डी। ठीक है, और ये बता दो कि आवाज बढ़िया आ रही है कि नहीं। आवाज बढ़िया आ रही है कि नहीं? चलो मैं खुद चेक कर लेता हूं, क्योंकि अभी बच्चे शोर, यार ऐसे तैयारी करनी है आपको। आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हो ना, तो 5 बजे उठो। ठीक है, बहुत मेहनत लगेगी उस मुकाम को पाने में। ठीक है, तो बताओ भैया, मक्का मानसून और रबी मौसम में किस विधि से बोया जाता है? ए कन्वेंशनल मेथड पारंपरिक विधि, बी फर्रो मेथड पूर्ण प्रणाली, सी रिज सोइंग या रिज बुआई, डी ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई, या ई फिर फ्लैट बेड मेथड है समतल क्यारी विधि। चलिए मैं आंसर करता हूं इसको। देखो भैया, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा मक्का की, देखो रोपाई तो होती नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसप्लांटिंग तो आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब भैया मक्का मानसून और रबी मौसम में बोया जा रहा है, यानी खरीफ, मानसून मतलब खरीफ मौसम। ठीक है, तो भैया यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है वो है आपका रिज बुआई या फिर रिज सोइंग। ठीक है, पहले मैं आपको फर्रो रिज बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो इस तरीके से आपने अगर कि फील्ड में जाओ, ठीक है, तो फील्ड में जाओगे तो देखो आगे चलते इसका आंसर तो देखो आपका हो गया रिज सोइंग। ठीक है, बात करें आपके रिज की या रिजिस की या फिर उठी हुई क्यारी की, तो देखो इस तरीके से आप फील्ड में जाओगे तो इस तरीके से संरचना आपको देखने को मिलेगी। जो आपकी उठी हुई संरचना है उसे तो हम कहेंगे रिजिस। क्या कहेंगे? रिज।
और जो आपकी निचली वाली संरचना है उसे हम क्या कहेंगे, फर्रो। ठीक है, तो आपने अगर कि मक्का के खेत में जाओ तो आपकी मक्का कहाँ पर बोई होती है, उठी हुई क्यारी पर बोई होती है, यहाँ पर आपकी रिजिस पर बोई होती है। ठीक है, तो आपकी जो मक्का में मोस्टली कॉमन मेथड है जो आपके रबी और खरीफ में बोने का है, वो है आपका रिज सोइंग या रिज मेथड। ठीक है, रिज मेथड समझ में आया। उठी हुई क्यारी को हम क्या कहेंगे, रिज, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे भैया, फर्रो कहेंगे। ठीक है, रिज बुआई, उठी हुई क्यारी रोपण है। रेज्ड बेड प्लांटिंग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, रेज्ड बेड प्लांटिंग या रिज सोइंग। बहुत सी क्रॉप्स हैं जैसे सब्जी वाली फसलें हैं, उन्हें तो हम उठी हुई क्यारी में ही तो बोते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भैया, पार्चुरेशन इन रैबिट इज कॉल्ड एज। खरगोश में बच्चा देने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अरे भैया अब तो देखो, पहले तो गाय भैंस भेड़ बकरी तक ही सीमित था, अब तो भैया खरगोश को भी ले आए एनिमल हस्बेंड्री में। ये हम नहीं लाए हैं, ये आपका IBPS AFO 2023 यानी इसी साल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, खरगोश में बच्चा देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फैरोइंग, बी लैम्बिंग, सी किडिंग या डी काविंग या फिर ई किंडलिंग। बताइए भैया क्या होगा सही उत्तर, ABCD या फिर ई। देखो भैया, इस आज की क्लास में आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन, पूरा का पूरा पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे छोड़ के मत जाइए क्लास, सारी की सारी क्लास देखना, सारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का क्लास। ठीक है, तो बताइए खरगोश में बच्चा देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फैरोइंग, लैम्बिंग या फिर किडिंग या फिर काविंग या फिर किंडलिंग। बात करें यहां पर सही उत्तर की, देखो फैरोइंग तो किसमें होता है आपका, सुअर या फिर आपका पिग में होता है। सुअर या फिर पिग में जो आपका जो बच्चे देने की प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है भैया, फैरोइंग कहलाती है। ठीक है, लैम्बिंग आपका सीप में होता है, सीप मीन्स भेड़ में। ठीक है, लैम्बिंग जो आपका बच्चे देने की प्रक्रिया है वो किसमें होती है, आपकी सीप के अंदर होती है, भेड़ के अंदर होती है। किडिंग जो बच्चे देने की प्रक्रिया है वो किसके अंदर होती है भैया, बकरी के अंदर होती है। ठीक है, बच्चे देने की प्रक्रिया किडिंग किसमें कहते हैं, टर्म्स है ये। ठीक है, मोस्ट कॉमन टर्म है और ये ज्यादातर एग्जाम में हर साल इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ लो। देखो कोई चीज जो है आपकी हर साल एग्जाम में आती है ना, उसे उसे तो बिल्कुल तैयार करके रखो। ठीक है, किडिंग किससे कहते हैं, गॉट में जो आपको बच्चा देने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, किडिंग, या बकरी में बच्चे देने की प्रक्रिया, या पार्चुरेशन इन गॉट क्या कहलाता है आपका, किडिंग कहलाता है। काविंग की बात करें तो आपकी काउ एंड बफेलो, जो आपकी काउ एंड बफेलो है उसमें जो आपकी बच्चे देने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपकी काविंग कहलाती है। ठीक है, और किंडलिंग की बात करें तो इसका जो आपका सही उत्तर है तो रैबिट में जो आपकी पार्चुरेशन एंड रैबिट वो क्या कहलाता है, किंडलिंग कहलाता है। खरगोश में बच्चे देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया, किंडलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ई, किंडलिंग। ठीक है, क्या आपका भी यही उत्तर था IBPS में। चलिए आगे चलते हैं। देखो कुछ जो है आपके विभिन्न पशुओं में बच्चा देने की प्रक्रिया, ये देखो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो फैरोइंग है वो किसमें बच्चे देने की प्रक्रिया है, आपका पिग या फिर सुअर के अंदर है। ठीक है, लैम्बिंग जो है आपका सीप के अंदर होता है। ठीक, लैम्बिंग सीप के अंदर होता है बच्चे देने की प्रक्रिया, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन जिसे कहते हैं। किडिंग जो होता है आपका गॉट या बकरी के अंदर होता है। काविंग काऊ, बफेलो एंड कैमल, गाय भैंस और ऊंट के अंदर होता है। किंडलिंग जो आपका खरगोश या रैबिट के अंदर होता है। ठीक है, हैचिंग आपका पोल्ट्री या मुर्गी के अंदर, यहाँ पर आपका हैचिंग जो है पोल्ट्री, जो पोल्ट्री होता है या मुर्गी होती है, पोल्ट्री एनिमल या फिर मुर्गी होती है, उसमें क्या होता है आपका हैचिंग होता है। मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो मैंने इसे इस साइड में लिख दिया है। ठीक है, बढ़िया से इसे नोट कर लो। ठीक,
क्योंकि ये बहुत काम की टर्म है, हर साल पूछी जाती है, हर साल पूछी जाती है। बात करें फोलिंग की, तो फोलिंग किसमें होता है आपका, हॉर्स या घोड़े में। भैया देखो, हॉर्स तो आपके एग्रीकल्चर बेस पे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भैया जैसे के खरगोश को पूछ लिया, खरगोश भी तो नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन खरगोश का भी तो पूछ लिया, ऐसे ही आपका हॉर्स का भी पूछ सकते हैं। तो फोलिंग या फिर आपका फोलिंग किसमें होता है, आपका पार्चुरेशन, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन घोड़े के अंदर होता है या फिर हॉर्स के अंदर होता है। चलिए भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ पशुओं के, विभिन्न पशुओं के वैज्ञानिक नाम। अरे भैया ये तो आप सब जानते हो ना, देसी गाय का क्या होता है, बॉस इंडिकस, और विदेशी गाय का क्या होता है, बॉस टॉरस। जो आपकी देसी गाय होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है भैया, बॉस इंडिकस। और आपकी जो विदेशी गाय होती है उसका आपका बॉटेनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम जो होता है बॉस टॉरस होता है। देखो, दो डिफरेंट, मतलब कि एक डिफरेंट होता है आपकी देसी गाय और विदेशी गाय में। देखो, जो आपका कुंवड़ होता है, कुंवड़ में तो देखो इस तरीके से एक संरचना होती है, गाय की जो कंधा है या कुंवड़ जिसे कहते हैं, इस तरीके की संरचना होती है। जो आपकी देसी गाय होती है उसमें तो ये कुंवड़ जो है आपका प्रेजेंट होता है, यानी कि होता है। लेकिन जो आपकी विदेशी गाय होती है उसमें जो है आपका कुंवड़ नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सा इतना ही अंतर है आपका देसी और विदेशी गाय में। ठीक है, थोड़ा सा चार्जिंग पे तो लगा हुआ है ये। क्या है, अगर ये ऑफ हो गया तो आपके कमेंट्स नहीं देख पाएंगे। ये चार्जिंग की मजा आ रहा है क्लास में, है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। मैं वृंदावन की भाषा बोलने लगा अब। ठीक है, मजा आ रहा है तो बढ़िया से क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते जाइएगा। ठीक है, जो आपकी भैंस होती है उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है या साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बुबलस बुबालिस। ठीक है, और जो आपकी बकरी होती है इसका होता है कैप्रा एग्जाग्रस हिरकस। ठीक है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है आपका ओविस एरीज, और सुअर का जो आपका वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सुस डोमेस्टिकस। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से नोट कर लेना इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। आज की ये पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल जो आपका विजन एग्री एकेडमी के नाम से है उस पर शेयर कर दी जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आराम से नोट करिएगा डाउनलोड करके पीडीएफ से। चलिए शुरू कर, अगला जो टर्मिनोलॉजी है आपकी गाय से संबंध, देखो मैंने सारी की सारी, देखो एक क्वेश्चन था ना उससे सारी की सारी टर्मिनोलॉजी डाल दी, आपको कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है, टर्मिनोलॉजी की बात करें, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू काउ, गाय से संबंधित शब्दावली। तो जो आपका गाय का समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे तो हम कहते हैं हर्ड। ठीक है, जो एडल्ट मेल हो या वयस्क नर होता है उसे बुल या सांड कहते हैं। जो आपकी एडल्ट फीमेल या वयस्क मादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, काऊ या फिर गाय कहते हैं। जो यंग मेल होता है जिसे युवा नर होता है उसे बुल काफ कहते हैं। जो आपकी यंग फीमेल या युवा मादा होती है उसे हीपर काफ कहते हैं। ठीक है, और जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो अभी अभी जिसने जन्म लिया है, नवजात शिशु है, उसे हम काफ कहेंगे। जो आपका मीट है गाय का उसे हम बीफ कहते हैं। और जो आपका काफ या बछड़े, मीट ऑफ काफ या बछड़े का मांस होता है उसे हम काफ बील कहते हैं, काफ बील कहते हैं। ठीक है, और जो मीटिंग या समागम है उसे सर्विंग कहते हैं। और पार्टिएशन की क्रिया या संतति जनन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, काविंग कहते हैं। ठीक है, गाय की ये टर्म याद रख लेना भैया, इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए हर साल क्वेश्चन आते हैं इन टर्म से, इसलिए मैं सारे एक को भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन हो गया ना, बहुत है यार। इतनी सी मतलब कि 4 से 5 पेज पढ़ के जब हमारा एक क्वेश्चन बन जाए, यहाँ से फिक्स है भैया कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ लेना, इसे नोट कर लेना अपनी नोटबुक पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक टर्म और होती है भैया हीफर, आपने जान तो लिया हीफर क्या होती है, एक ओनली हीफर होती है।
हीपर काफ तो देखो देख लिया, ठीक है। हीपर कौन होता है? आपकी जो गाय है, ठीक है, यंग तो हो गई है, मतलब कि आपकी वयस्क तो हो गई, एडल्ट तो हो गई है, ठीक है, बच्चे को जन्म देने लायक हो गई है, लेकिन अभी तक जो है बच्चे को जन्म नहीं दिया है तो गाय, लेकिन जिसने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया उसे हम क्या कहेंगे? हीपर कहेंगे, ठीक है। जिसने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो क्या कहलाएगी? आपकी हीपर कही जाएगी, ठीक। आगे चलते हैं। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू बफेलो, भैंस से संबंधित शब्दावली, ठीक है। तो जो आपका भैंस का समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। एडल्ट मेल या वयस्क नर को हम बफेलो बुल, भैंस सांड कहते हैं। एडल्ट फीमेल को, वयस्क मादा को बफेलो कहते हैं और या भैंस कहते हैं। या फिर आपका यंग मेल होता है, युवा नर होता है, उसे हम जो बफेलो बुल काफ कहा जाता है, और जो आपकी यंग फीमेल होती है उसे हम बफेलो हीपर काफ कहते हैं। और आपका न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसे बफेलो काफ कहे जाते हैं। और जो आपका मीट होता है, मांस होता है जो बफेलो का या भैंस का, उसे हम बफिन कहते हैं। और मेटिंग समागम को हम क्या कहते हैं? सर्विंग। और संतति जनन या बच्चे देने की प्रक्रिया या पार्चुरेशन को हम क्या कहते हैं भैया? काविंग कहते हैं, ठीक है। बहुत लंबा लेक्चर चलने वाला है, आराम से बैठिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है आपका अगला है आपका सीप या भेड़ से संबंधित टर्मिनोलॉजी या भेड़ से संबंधित शब्दावली, ठीक है। बढ़िया से जुड़ जाओ, ठीक है। जो आपका भेड़ का ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे फ्लॉक कहा जाता है। एडल्ट मेल को, वयस्क नर को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। एडल्ट फीमेल वयस्क मादा को यू कहते हैं। और जो आपका यंग मेल या युवा नर होता है उसे रैम लैम्ब कहते हैं। यंग फीमेल को, युवा मादा को यू लैम्ब कहते हैं। और न्यू बॉर्न बेबी या नवजात शिशु को क्या कहते हैं भैया? लैम्ब कहते हैं। और मीट, इसके मीट को, जो आपका सीप का मांस है या सीप का मीट है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? मटन कहते हैं, ठीक है। और जो समागम या मीटिंग की प्रक्रिया उसे टुपिंग कहा जाता है, किसके अंदर? भेड़ के अंदर। और पार्चुरेशन या संतति जनन या बच्चे देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भैया? लैम्बिंग कहा जाता है, ठीक है। सीप से संबंधित या फिर भेड़ से संबंधित टर्मिनोलॉजी क्लियर है? यार सेशन को शेयर कर दो यार ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे लोगों को क्लास का फायदा मिल सके। और बढ़िया से अगर ये समझ आ रहा है ना, हमारे पास से कुछ भी यूजफुल मिले ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बकरी से संबंधित शब्दावली, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू गॉड। जो आपका बकरी का ग्रुप होता है या समूह होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है भैया? फ्लॉक कहा जाता है, ठीक है। एडल्ट मेल या वयस्क नर जो होता है उसे क्या कहा जाता है भैया? बक कहा जाता है। एडल्ट फीमेल या वयस्क मादा होती है उसे क्या कहा जाता है भैया? डॉय कहा जाता है। यंग मेल या फिर आपका युवा नर होता है उसे क्या कहा जाता है भैया? बकलिंग या मेल किड कहा जाता है, ठीक है। और जो आपका यंग फीमेल या युवा मादा होती है उसे गोल्टिंग या फीमेल किड कहा जाता है, ठीक। और जो आपका न्यू बॉर्न बेबी है या नवजात शिशु है उसे हम क्या कहेंगे भैया? किड कहेंगे। और जो आपका मीट है, जो आपका बकरी का मांस होता है, उसे हम कहते हैं सेवन। और मेटिंग या समागम की प्रक्रिया को सर्विंग कहा जाता है। और पार्चुरेशन की क्रिया, संतति देने की क्रिया क्या कहते हैं? किडिंग। जैसे देखो यहाँ पर इसके न्यूबॉर्न बेबी को क्या कहता है? किड कहा जाता है। इसीलिए इसकी पार्चुरेशन क्रिया क्या कहलाती है भैया? किडिंग कहलाती है, ठीक है। बढ़िया से नोट कर लेना। अगर कुछ भी नोट करने में दिक्कत आ रही हो तो आपके टेलीग्राम चैनल जो आपका विजन एग्री एकेडमी के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में जाना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। तो बढ़िया से वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अगली बात करें आपके सुअर या फिर पिग की या फिर सूकर की, ठीक है।
तो इसका बॉटेनिकल बॉटेनिकल नेम तो नहीं होगा, इसका साइंटिफिक नाम होता है जो सुस डोमेस्टिका। ठीक है। ग्रुप जो होता है इसका समूह जो होता है उसे ड्रॉव या हर्ड कहा जाता है। एडल्ट मेल वयस्क नर को वोअर कहा जाता है। एडल्ट फीमेल वयस्क मादा को शो कहा जाता है। यंग फीमेल युवा नर को बोअरलिंग कहा जाता है। यंग फीमेल युवा मादा को गिल्ट कहा जाता है। और न्यू बॉर्न बेबी को, नवजात शिशु को पिगलेट, और इसके मास को कहा जाता है फोर्स। और मेटिंग या समागम को कहा जाता है भैया कपलिंग। और पार्टिवेशन या संपत्ति जैन को क्या कहा जाता है भैया, हर रोइंग कहा जाता है। ठीक है। बढ़िया से क्लास को ज्वाइन कर लो। इसी के साथ जो है हमारी एनिमल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी खत्म होती है। इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा ना, तो बढ़िया से लिख लेना और इसे याद कर लेना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनने वाला है आपका। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ साल? साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सेरिका अशोका, ऑप्शन बी सोरिया रोबस्टा, ऑप्शन सी डेलवर्जिया सिस्टो, ऑप्शन डी स्फैथोडिया कैम्पेन्यूलेटा लता। ठीक है। और आपका ई ऑप्शन ई है एडोसोनिया डिजिटाटा। बताओ आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, जल्दी से आंसर लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3 है, साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोरिया रोबस्टा। अगला प्रश्न है आपका, देखो यहाँ पर कुछ जो आपके पेड़ हैं उसके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, बॉटेनिकल नेम दिए गए हैं, वनस्पतिक नाम दिए गए हैं, इसको लिख लेना। जो आपका अशोक है उसका बॉटेनिकल नेम क्या है? सेरिका अशोका। ठीक है। साल का बॉटेनिकल नेम वो सोरिया रोबस्टा होता है। सिसम का जो है डलवर्जिया सिस्टो होता है। अफ्रीकन ट्यूलिप ट्री का जो है बॉटेनिकल नेम होता है स्पैथोडिया कैम्पिन्यूलेटा। ठीक है। और बाओबाब का या गोरख इमली का बॉटेनिकल नेम होता है एडेंसोनिया डिजिटाटा। ठीक है। सारे के सारे जो आपके 5 ऑप्शन थे उसका आपने मैंने यहाँ पर निचोड़ रख दिया है, सबके बॉटेनिकल नेम कौन सा जो है किस ट्री का बॉटेनिकल नेम था। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो, आपके आईबीपीएस में 5 ऑप्शन होते हैं, बाकी सारे एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं। आईबीपीएस जो भी पेपर लेता है उसमें 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सिट्रस स्पीसीज दैट कैन बी प्रोपागेटेड बाय मीन्स ऑफ सीड। जो आपकी सिट्रस प्रजातियों जो केवल बीज द्वारा प्रसारित की जाती हैं, तो वह कौन सी है? एक तो बता भैया, स्वीट ऑरेंज है, मीठा नींबू, बी एसिड लाइम खट्टा नींबू, डी रंगपुर लाइम या रंगपुर नींबू, सॉरी सी जो है रंगपुर लाइम या रंगपुर नींबू, डी है आपका रफ लेमन या कागजी नींबू, ई है आपका तहेती लाइम या तहेती नींबू। जल्दी से आंसर लिख दो भैया, कौन सी प्रजाति है जो है सिट्रस की वो केवल बीज द्वारा प्रोपगेट होती है, प्रसारित होती है? जल्दी से बता दो भैया, आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए बी सी डी, जल्दी से लिख दो। क्लास में मजा आए ना, हम हमको बटन को जरूर दबा देना। क्योंकि भैया मैंने पता एएफओ की क्लास तो स्टार्ट की है, लेकिन उससे पहले मैंने ये सोचा कि सबसे पहले भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहले क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएं, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ठीक है। तो सबसे पहले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फिर करेंगे आपकी क्लास की शुरुआत। ठीक। बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, लिख लीजिए इनको। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बात करें प्रोपगेशन या प्रसारित मेथड की, तो आपका साइट्रस में होता है वो या फिर बीज द्वारा होता है, वो किसमें होता है भैया, एसिड लाइम या फिर खट्टा नींबू जो होता है आपका, जिसे कागजी नींबू के नाम से भी जाना जाता है,
एसिड लाइन में जो है आपका प्रसारित या प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा या फिर सीड द्वारा आपका प्रवर्धन होता है किसके अंदर भैया? एसिड लाइन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है विभिन्न फलों की प्रवर्धन की विधियां। तो इसमें से अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले पहले हम जान लेते हैं कि विभिन्न फलों की प्रवर्धन की विधियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए पहली विधि की बात करें तो प्रवर्धन विधियां, प्रोपगेशन मेथड या फ्रूट यहाँ पर दिए गए हैं। विप एंड टोंग ग्राफ्टिंग एंड स्टूलिंग किसमें प्रयोग किया जाता है आपका भैया? एप्पल, पियर और आपका एप्रिकोट। सेब, नाशपाती और खुबानी में जो प्रोपगेशन या फिर प्रवर्धन की विधि है वो कौन सी की जाती है? विप एंड टोंग ग्राफ्टिंग। ठीक है, और आपका स्टूलिंग। फिर आपका टी बडिंग की बात करें, टी बडिंग आपका किसमें? पीच, आड़ू और प्लम आलू बुखारा में प्रयोग किया जाता है। सीड से प्रोपगेशन की बात करें, बीज द्वारा प्रोपगेशन की बात करें तो वो आपका किसमें किया जाता है? एसिड लाइन, खट्टा नींबू। कोकोनट, नारियल में। अरेका नट, सुपारी में। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अरेका नट, सुपारी में। पपाया, पपीता में। फालसा। ठीक है, कॉफी, पैशन फ्रूट जो आपका, ये किसके द्वारा प्रसारित होते हैं? ये बीज द्वारा प्रवर्धित होते हैं। ठीक है, इसमें प्रवर्धन की विधि क्या कौन सी है? बीज द्वारा। बीज द्वारा कौन कौन से? आपका खट्टा नींबू, नारियल, सुपारी। ठीक है, फालसा, कॉफी और पैशन फ्रूट किसके द्वारा जो आपके प्रोपगेट होते हैं? सीड द्वारा। फिर आपका आता है लेयरिंग या टी बडिंग द्वारा प्रसार या प्रवर्धन की विधि किसमें? एवोकेडो। एवोकेडो में कौन सी प्रवर्धन की विधि प्रयोग की जाती है? लेयरिंग एंड टी बडिंग। पैच बडिंग की बात करें तो यह आपकी आंवला और बेल और पीके नट के अंदर प्रयोग की जाती है। रिंग एंड टी बडिंग की बात करें तो ये बेर के अंदर प्रयोग की जाती है। बीनियर ग्राफ्टिंग की बात करें तो ये आम, बीनियर ग्राफ्टिंग, एनार्चिंग ग्राफ्टिंग और स्टोन ग्राफ्टिंग। ठीक है, बीनियर, नार्चिंग और स्टोन ग्राफ्टिंग किसमें प्रयोग की जाती है? आपकी आम के अंदर प्रयोग की जाती है। बढ़िया से इसका जो है आप टेबल बना लीजिए, बढ़िया से इसको लिख लीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगी आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है उफरा डिजीज इन राइस इज ड्यू टू। धान में उफरा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी से। ऑप्शन बी आपका डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, जिंक की कमी से। ऑप्शन सी डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, बोरॉन की कमी से। ऑप्शन डी अटैक ऑफ नेमेटोड, नेमेटोड का आक्रमण। ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर लिख दो, क्या होगा? धान में उफरा रोग किसके कारण होता है? उफरा डिजीज इन राइस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी से। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, जिंक की कमी से। डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, बोरॉन की कमी से। अटैक ऑफ नेमेटोड, नेमेटोड का आक्रमण या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए बी सी डी, जल्दी से आंसर लिख दो। बात करें उफरा रोग की तो जो आपका उफरा रोग होता है वो किसके कारण होता है धान में? अटैक ऑफ नेमेटोड, नेमेटोड के अटैक के कारण होता है उफरा रोग। किसमें? धान के अंदर होता है। ठीक है, तो जो आपका नेमेटोड है उसका नाम है डिटिलेंचस एंगस्टस। ठीक है, कौन से नेमेटोड के कारण होता है आपका जो उफरा रोग? डिटिलेंचस एंगस्टस। ठीक है, जो आपका नेमेटोड का नाम है वो है आपका डिटिलेंचस एंगस्टस। जो आपका धान में होता है ये उफरा रोग है। ठीक है, उर्फा लिखा हुआ था एग्जाम में से, क्या लिखा हुआ था? उर्फा लिखा हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला था। ठीक है, लेकिन इसका नाम है उफरा। उफरा जो है आपका किसके अंदर होता है? धान की फसल के अंदर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विभिन्न फसलों में नेमेटोड से होने वाली बीमारी, इसे हिंदी में हम सूत्रकृमि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सूत्रकृमि कहते हैं। नेमेटोड को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकृमि। तो सूत्रकृमि से होने वाली विभिन्न फसलों में होने वाली बीमारियां। ठीक है, तो यहाँ पर डिजीज दी हुई है, यहाँ पर नेमेटोड का नाम लिखा हुआ है। उफरा डिजीज ऑफ राइस, चावल का उफरा रोग जो होता है
डिटेलेंचस एंगर स्ट्रेस के कारण होता है। ईयर कोकिल ऑफ व्हीट, गेहूं का ईयर कोकिल जो होता है वो होता है एंग्विना ट्रिटिसी के कारण, ठीक है। रूट लीजन, डिजीज ऑफ चिली, कॉफी, कॉटन, टी एंड राइस, मिर्च, कॉफी और कपास, चाय और चावल का जड़ घाव रोग या जड़ सड़न रोग, ठीक है। तो किससे होता है? प्री पेटिलेंचस डिजीज के जो आपके सूत्रकृमि होते हैं उनके कारण होता है। रूट नॉट डिजीज इन कॉफी, कॉफी में जड़ गांठ रोग किसे होता है? मिलियोडोगाइना एक्टिजुआ, ठीक है। मेलियोडोगाइना एक्टिजुआ के कारण जो आपका जो होता है कॉफी में अंदर जड़ गांठ रोग होता है। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। अभी तक आपके 5 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, एक आधा घंटा हो चुका है, ठीक है। ठीक है, आज पौन घंटा हो चुका है जिसमें 5 क्वेश्चन ही हो पाए हैं, ठीक है। क्योंकि हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो देखो डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही ना। तो आपका जो है 1 से 2 घंटे की क्लास जाने वाली है आज की, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एफपीओ एंड एफपीसी, असिस्टेंट इन प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में एफपीओ और एफपीसी की सहायता राशि है। यहाँ पर सहायता धन राशि की बात की जा रही है, मतलब कि एफपीओ और एफपीसी के लिए जो असिस्टेंस प्राप्त होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 5 करोड़, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी 10 करोड़ या ऑप्शन ई 50 करोड़। बताओ भैया सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखो भैया एक एक क्वेश्चन का आपको सही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। आपको जो एक क्वेश्चन जो है आपके मेमोरेबल है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड है क्वेश्चन है। इसमें आपके केवल मुझे 55 क्वेश्चन ही मिले हैं, 55 क्वेश्चन ही आपके मिले हैं, पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो पूरे आपके 55 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में एफपीओ एफपीसी की सहायता राशि कितनी है, बताओ जल्दी से। भैया जब तक आप लोग आंसर नहीं करोगे कैसे चलेगा। चाहे गलत उत्तर करो लेकिन उत्तर करो, क्योंकि अगर कि आप गलत आंसर करते हो ना तो जब आपको सही आंसर उसका पता चलता है ना तो वो याद रह जाता है, ठीक है, कि हमने इसका ये आंसर किया था, ये आंसर था, ठीक है। और ऐसे ही आप अगर कि वही आपका सही निकला है तो आपका कहोगे कि भैया ये हमारा इसका सही उत्तर ये था, याद रह जाता है, ठीक है, आंसर करने से। बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर है आपका 5 करोड़। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के में उधार देने के लिए जो धनराशि है वो आपकी कितनी है भैया? 5 करोड़ रुपए, ठीक है। बात करें आपके प्योरिटी सेक्टर की, ठीक है, उसमें जो आपका द लिमिट इज फिक्स्ड अप टू 75 लाख अगेंस्ट negotiated warehouse receipt and up to ₹50 lakh against warehouse recipient and not coming under the above category। मतलब कि जो आपके नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों के एवज में तो आपको 75 लाख मिलेंगे, लेकिन आपके जो आपके सरकारी गोदाम है नेगोशिएबल वेयरहाउस नहीं है तो आपको 50 लाख रुपए तक की सीमा निर्धारित की गई है, ठीक है। एक क्वेश्चन भैया इससे जो है आपका दो आईबीपीएस एएफओ 2022 में इससे बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन था। भैया बताओ कि नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीद के एवज में भैया कितने लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है, तो वो होती है आपकी 75 लाख। तो देखो एक क्वेश्चन आप देखो इसकी डिटेल को आप पढ़ते रहो, इससे क्वेश्चन बनना तय है। आपकी प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग की मतलब कि जो आपकी गाइडलाइंस है आरबीआई की उससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए अगला है आपका अगला पॉइंट है लोन अप टू 5 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी टू एफपीओ एंड एफपीसी अंडरटेकिंग फार्मिंग विथ assured मार्केटिंग फॉर देयर प्रोड्यूस एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। पूर्व निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ खेती करने वाले एफपीओ या एफपीसी को प्रति उधार देने वाली इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है दिया जाता है। यहाँ पर देखो आप पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा सा साइड में हो जा रहा हूँ तो आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर तो मिल ही जाएगी, ठीक है। कुछ दिनों से क्लास नहीं हो रही है तो बच्चे बड़ा नाराज हैं हमसे, लेकिन अब आपकी नाराजगी दूर करने का टाइम आ गया है, ठीक है।
तो आराम से आप पढ़ सकते हो लैंग्वेज को। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप चाहो तो नोट कर सकते हो। आगे आपका प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग या प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें आपका प्राथमिकता क्षेत्र वे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक देश की बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हें अन्य क्षेत्रों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत बैंकों को पर्याप्त और समय पर ऋण के साथ ऐसे ऋण क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। जैसे आपका देखो, एक तो आपका प्राथमिकता प्राप्त क्या है भैया, सबसे बड़ा क्षेत्र है भैया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर या जो आपका कृषि का क्षेत्र है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो उसको प्रोत्साहित, फिर है आपका एमएसएमई, ठीक है। जो प्राथमिकता प्राप्त है वो है आपका एमएसएमई है, एजुकेशन हो गया, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट हो गया, ये आपकी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है, प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन से आते हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। इसे पीएसएल भी लिखते हैं शॉर्ट में, प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसमें देखो आपका, एक तो आपका एग्रीकल्चर आता है, कृषि, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम जो आते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट निर्यात ऋण जो होता है वो आता है आपका। एजुकेशन शिक्षा आती है। हाउसिंग आवास आते हैं। सोशल इंफ्रा सामाजिक अवसंरचना और रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा जो आपकी प्राथमिकता देने के लायक है, ठीक है। तो आपकी प्राथमिकता प्राप्त प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग कहा जाता है इसे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, मैक्सिमम असिस्टेंट इन एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। एसी एंड एबीसी का नाम तो भैया आपने सुना होगा। अगर कि आप ग्रेजुएट हैं तो आपने इस स्कीम का नाम तो सुना होगा, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। तो भैया बताओ, यहाँ पर कहा गया है मैक्सिमम असिस्टेंट इन एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर एसी एंड एबीसी स्कीम फॉर ग्रुप ऑफ 5 मेंबर, 5 सदस्यों के समूह के लिए एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर योजना में अधिकतम सहायता कितनी दी जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर क्वेश्चन है। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस स्कीम के आपके बारे में आपने सुना होगा। यह जो आपके ग्रेजुएट युवा हैं या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं या एग्रीकल्चर में आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, तो उनके लिए एक योजना है भारत सरकार की, ठीक है, जिसमें जो है आपको 45 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाती है भैया, 45 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। किसके लिए दी जाती है, आपको एग्रीकल्चर में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आपको जैसे कोई मस्टर्ड ऑयल का जो फैक्ट्री लगानी है या फिर आपको कोई एग्री क्लिनिक खोलनी है। क्लिनिक मतलब आपकी जो दवाइयों की दुकान खोलनी है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको गवर्नमेंट जो है 45 दिन की ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग कौन देता है आपको, मैनेज देता है। मैनेज का नाम सुना है, बहुत बार जिक्र किया है भैया मैनेज का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद के अंदर है। यह जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। भैया हमने एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस टीम से हमने भैया 45 दिन की ट्रेनिंग कर ली। अब हमें प्रॉफिट क्या होगा, अगर आप एक ट्रेनिंग आपने एसी एंड एबीसी की ट्रेनिंग की हुई है, ठीक है, तो आप अगर कि एग्री क्लिनिक शुरू करते हो या फिर क्लिनिक स्टार्ट करते हो या दवाइयों की दुकान स्टार्ट करते हो एग्रीकल्चर संबंध, ठीक है, और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो एग्रीकल्चर से, तो उसमें जो है गवर्नमेंट आपको 20 लाख तक के, मतलब कि 20 लाख तक के प्रोजेक्ट पे जो है आपको सब्सिडी देती है। 20 लाख के, अगर कि आप इंडिविजुअल हो, अकेले इंसान हो, एक आदमी अगर कि स्टार्ट कर रहा है तो 20 लाख तक के जो आपका अमाउंट है उस पर आपको सब्सिडी देती है। अगर कि आप ओबीसी से हो, ओबीसी जनरल से हो, तो आपको मिलती है भैया कितनी सब्सिडी, 36%, ठीक है। अगर कि आप जो है एस सी एस टी कैटेगरी से हो या फिर आप मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हो या आप फीमेल हो, तो आपको यहाँ पर मिलती है 44% सब्सिडी, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन की, तो यहाँ पर कहा गया है 5 सदस्यों के समूह के लिए एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर में अधिकतम सहायता। यहाँ पर एक प्रोविजन है कि अगर कि देखो एक इंसान के लिए 20 लाख रुपए तक की सहायता मिल रही है, तो भैया बताओ कि अगर कि आप गए
5 इंसान या 5 सदस्य होंगे तो उनके लिए कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 लाख, 100 लाख या फिर 1 करोड़। ठीक है, 100 लाख या फिर 1 करोड़ की अमाउंट जो है आपको जिसपे अधिकतम सहायता मिलेगी तो वो कितनी हो जाएगी, 1 करोड़ या 100 लाख हो जाएगी। अगर कि आप समूह में कर रहे हो या ग्रुप में कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 100 लाख या फिर 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ तक का असिस्टेंट मिलेगा अगर कि आप 5 लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। बात करें आपको, देखो मैंने यहाँ पर बता दी है पूरी योजना, यहाँ पे बस लैंग्वेज है, आपको पढ़ के सुना देते हैं। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, सॉरी, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर जो है आपका लॉन्च हुआ था 9 अप्रैल 2002 को। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नाबार्ड, और आपकी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है वो कौन है, आपकी मैनेज है। सब्सिडी जो है दी जाती है 44% फॉर SC ST एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। NES का मतलब होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या उत्तरी पूर्वी राज्य, और आपकी फीमेल्स जो है उनके लिए 44% सब्सिडी, 36% और OBC एंड जनरल क्लास के लिए। ठीक है, ये आपके एग्री में लिख लेना। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आया था, बैंक ऑफ IBPS बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक पेपर हुआ था AFO का, उसमें क्वेश्चन आया था ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है, तो मैनेज आज करता है। ठीक है, मैनेज क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। गुड मॉर्निंग भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक लोन अवेलेबल फॉर एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। ठीक है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, सॉरी ये पता नहीं बार बार वहीं आ जा रहे हैं। एक मिनट। तो ceiling of project cost for subsidy has been enhanced to 20 lakh for an individual project and 25 lakh in case of extremely successful individual project and to 100 लाख फॉर आ ग्रुप प्रोजेक्ट। अगर कि आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट चला रहे हो तो उसके लिए आपको 100 लाख तक का लोन मिलेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेंचर यू वांट टू सेट अप एंड विथ अ मोराटोरियम अप टू 2 ईयर। मोराटोरियम पता है क्या होता है, मोराटोरियम वह सब समय, मोराटोरियम एक पीरियड होता है, एक समय होता है, बैंकिंग टर्म होती है मोराटोरियम। ठीक है, मोराटोरियम में क्या होता है कि आज आपने अगर कि बिजनेस बैंक से लोन लिया है, ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक आपको एक निर्धारित सीमा देगी, 2 साल 3 साल, ठीक है, जनरली 2 साल देती है। 2 साल को आपको मोराटोरियम पीरियड दिया जाएगा जिसके अंदर आप आराम से अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। आपको कोई भी रकम जो है बैंक को नहीं देनी है, कोई भी अमाउंट आपको बैंक को नहीं देनी है। जैसे ही आपके 2 साल हो जाएंगे वैसे ही आपको जो है आपकी लोन की इंस्टॉलमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट जो है स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एग्री क्लिनिक एंड एग्री वेन्यू सेंटर लोन कैन बी repaid within 5 to 10 years as per easily installment plan. The rate of interest, margin and security on loan will be decided by the respective bank as per RBI norm. जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, इंटरेस्ट रेट लगेगा वो किसके अनुसार लगेगा, आपके RBI नॉर्म्स के अंदर या फिर आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मानकों के अनुसार। इसे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में हो गया हूँ। फुल PPT बनाने का यही नुकसान होता है, मुझे साइड में होना पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। When two pair of alleles of different characters are crossed, this cross is known as। जब दो अलग अलग विशेषताओं के युग्म विकल्पी जोड़ों का क्रॉस किया जाता है तो इस क्रॉस को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए मोनोहाइब्रिड, ऑप्शन बी डिप्लॉयड या द्विगुणित, ऑप्शन सी हाइब्रिड, ऑप्शन डी है आपका डाई हाइब्रिड, ऑप्शन ई है आपका डाई क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन।
जल्दी से बताओ भैया। जब दो अलग अलग विशेषताओं के युग्म विकल्पी जोड़ों का क्रॉस किया जाता है तो इस क्रॉस को किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, आंसर क्या होगा? ए बी सी डी जल्दी से लिख दो यार। बात करें आपके यहाँ पर सही उत्तर की तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है भैया डाई हाइब्रिड। देखो, अगर कि एक जो है आपकी युग्म विकल्पी से हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, दो अलग अलग विशेषताओं के युग्म विकल्पी जोड़ो, यानी कि यहाँ पर एक जोड़ा ए है, एक जोड़ा ए है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मोनो, अगर कि एक ही जोड़ा होता, मतलब एक एक सिंगल सिंगल होते ना, तो ये होता आपका मोनो हाइब्रिड, ठीक है। अगर ये डबल डबल है तो ये क्या होगा, आपका डाई हाइब्रिड हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करें आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, तो आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज द हाइब्रिड ऑफ टू इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस जीनोटाइप which result in the opposite phenotype for a certain genetic state, ठीक है। एक मोनो हाइब्रिड, मैंने बताया ना कि अगर कि सिंगल सिंगल जीन का आप क्रॉस करवा रहे हो या सिंगल सिंगल एलीज का क्रॉस करा रहे हो तो ये तो आपका कहलाएगा मोनो हाइब्रिड। अगर कि आपके डबल डबल हो जाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, आपके डाई हाइब्रिड, ठीक है। समरूप जीनोटाइप वाले दो व्यक्तियों का सेक्टर, यहाँ पर ये क्या है, दो ही तो हो रहे हैं, एक दो, ठीक। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस समरूप जीनोटाइप वाले दो व्यक्तियों का संकर है जिसके परिणाम स्वरूप एक निश्चित अनुवांशिक विशेषता के लिए विपरीत जीनोटाइप होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ज्यादा फास्ट हो रहा है तो बता दीजिएगा, ठीक है, स्लो कर लेंगे लेक्चर को। हम ज्यादा फास्ट बोल रहे हो तो बता दीजिएगा। बात करें द्विगुणित की या डिप्लॉयड की, तो डिप्लॉयड में मैंने जैसे बताया कि जैसे देखो दो एलील ए है, दो एलील ए है, तो ये क्या है, जोड़े में है, तो जोड़े में क्रॉस हो रहा है तो ये क्या है आपका द्विगुणित या डिप्लॉयड, सॉरी ये डिप्लॉयड नहीं, डाई हाइब्रिड बता रहे थे, ये द्विगुणित है, ठीक है। द्वि सॉरी 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 गलत बता दिया, डिप्लॉयड है, डाई हाइब्रिड नहीं है। तो द्विगुणित की बात करें, डिप्लॉयड की बात करें, तो जिसमें दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रीय प्रारूप की संख्या जनन कोशिकाओं गुणसूत्रीय संख्या से दुगनी होती है, जैसे मानव दैहिक कोशिकाओं की यह संख्या 46 होती है, तो द्विगुणित कहा जाता है। तो देखिए आपने पढ़ा हुआ एन इक्वल टू, मानव जो आपके मनुष्य के जो आपके एन इक्वल टू कितना होता है, 23, और 2n इक्वल टू द्विगुणित को क्या कहा जाता है भैया, 46। तो जो आपकी द्विगुणित होता है, दो जो आपके होते हैं, या फिर जो मानव दैहिक कोशिकाओं की संख्या 46 होती है, ठीक है, तो द्विगुणित होती है संख्या, मतलब जो गुणसूत्र की संख्या वो दुगनी होती है, ठीक है, तो आपकी द्विगुणित हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एम्प्टी प्लास्टिक ड्रम यूज इन कैक कल्चर फॉर, कैक कल्चर में खाली प्लास्टिक ड्रम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कैग कवर पिंजरे का आवरण, ऑप्शन बी फ्लोटिंग, ऑप्शन सी फीडिंग खिलाने के लिए, ऑप्शन डी आपका क्रिंकर्स के रूप में, ऑप्शन ई है आपका कवरिंग मटेरियल आवरण सामग्री के रूप में। बताइए सही उत्तर क्या होगा, कैग कवर पिंजरे का आवरण, फ्लोटिंग या फिर फीडिंग, मतलब खिलाया जाए चारा धरने के लिए पशुओं को। तो बताओ यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। बात करें यहाँ पर सही आंसर की, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है फ्लोटिंग। जो आपका कैग कल्चर में खाली प्लास्टिक ड्रम है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, फ्लोटिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 10 है आपका, प्रश्न नंबर 10 है आपका, ड्यूरिंग ड्राइंग सम पार्ट ऑफ वुड मे ड्राई रैपिडली while some many not, because of this improper drying shrinkage of wood occurs that results in defeat in wood which cause complete split around knot। सुखाने के दौरान लकड़ी का कुछ हिस्सा तेजी से सूख सकता है जबकि कुछ नहीं। इस अनुचित सुखाने के कारण लकड़ी का संकोचन होता है जिसके कारण लकड़ी में त्रुटि होती है जो गांठों के चारों ओर पूर्ण विभाजन का कारण बनता है। बताइए इसे क्या कहेंगे, क्रैकिंग कहेंगे, ट्विस्टिंग कहेंगे, या फिर आपका स्प्लिटिंग नॉट कहेंगे, या फिर आपका एंड नॉट कहेंगे, या कॉलेप्स या गिरावट कहेंगे। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, जैसे आप किसी चीज को, जैसे लकड़ी है, ठीक है, उसको सुखाओगे या सुखाओगे तो तुरंत चटक जाती है या फिर थोड़ी सी दरार आ जाती है, ठीक है, इसे क्या कहोगे।
बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है भैया कोलैप्स या ग्रावस। तो इसे क्या कहेंगे भैया हम? कोलैप्स या ग्रावस कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रास कार्प? ग्रास कार्प का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए साइप्रेनस कार्पियो, ऑप्शन बी ऑस्ट्रोनेमस गोरामी, ऑप्शन सी कैरासियस कैरासियस, ऑप्शन डी हाइपोथलमिकिस फसलमिकिस मोलिट्रिक्स, ऑप्शन ई टेनोफेरी गोडोन एडेला। बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए बी सी डी। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रास कार्प? ग्रास कार्प का बॉटेनिकल नेम या सॉरी बॉटेनिकल नेम वैज्ञानिक नाम, क्योंकि ये पादप नहीं है, प्लांट नहीं है, ठीक है। बताइए इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है भैया यहाँ पर टेनोफेरिगोडोन एडेला। जो आपकी ग्रास कार्प है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है भैया? टेनोफेरिगोडोन एडेला, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है आपका, द मैंडेट ऑफ द सॉरी द मैंडेट ऑफ द इज टू प्रोवाइड एट लीस्ट 100 डेज। मतलब इसके यहाँ पर दा के बाद डॉट 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 होना चाहिए था। इज टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटी बेसिस एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी कृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। तो यह कौन सी योजना है भैया, जिसके अंदर 100 दिनों का गारंटी जो है रोजगार दिया जाता है आपके वयस्क मजदूरों को? ऑप्शन ए DAY NRLM, ठीक है, या फिर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जिसे कहते हैं, एनआरएलएम का फुल नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन होता है। बी है आपका PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन सी है आपका एमजी ने महात्मा गांधी नेशनल एग्रीकल्चर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन डी है आपका SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन डी ई है आपका PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। बताइए सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ए बी सी डी। बात करें आपके 100 दिनों की गारंटी के मजदूरी की, तो वो आपका जो कौन सा योजना है वो देती है आपकी MG नरेगा या फिर MG नरेगा या फिर नरेगा, जिसे कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल एग्रीकल्चर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, जो आपका 2006 में आया था। कब आया था? 2006 के अंदर आया था, ठीक है। इसमें जो है आपको 100 दिनों की गारंटी के मजदूरी रोजगार प्रदान करने का जो है वादा प्रॉमिस किया जाता है। जो भी आपके जॉब कार्ड होल्डर हैं या मनरेगा कार्ड होल्डर हैं उसके लिए 100 दिन का मजदूरी मतलब कि मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है, ठीक है। बात करें आपके NRLM की, तो आपकी जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है ये अब भी चल रही है, ठीक है। इसका जो है डिटेल में हम आपको बाद में बता देंगे। यहाँ पर एक योजना का और डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका PM किसान। PM किसान बहुत चर्चे में रही है भैया। PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें प्रत्येक किसान को हर साल 6,000 और 4 महीनों में 2,000 रुपए की किस्तों के रूप में कुल 6,000 रुपए पर ईयर जो है प्रोवाइड किया जाता है आपके किसानों को, ठीक है। यह योजना जो है 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लॉन्च की गई थी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लॉन्च की गई थी कौन सी? PM किसान योजना, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, व्हाट इज द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ सर्टिफाइड सीड ऑफ ओनियन? प्याज के प्रमाणित बीज का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80% या ऑप्शन ई 65%। जल्दी से आंसर लिख दो, ए बी सी डी। प्याज के प्रमाणित बीज का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना है? ए
70%, बी 75%, सी 60% या डी 80% या फिर ई 65%। बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, प्याज के प्रमाण बीज का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत की, तो वो है आपका ऑप्शन ए 70%। जो आपका प्याज के प्रमाण बीज का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होता है वो कितना होता है भैया? सॉरी 70% होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ फसलों के जो आपके न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत या फिर मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज है, क्रॉप एंड न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत। ठीक है, 90% जो आपका न्यूनतम मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट वो होता है आपका मक्का का, 85% आपका होता है गेहूं, व्हीट, बार्ले, ओट्स, 60 या बेंगल ग्राम या चना का जो आपका जो है 85% न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होता है, मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट होता है। 80% वो आपका होता है धान में होता है, पैडी, हॉर्स ग्राम या कुल्थी, जिंगली या सिसमम तिल में, सनहेम्प, सनई, लूसन में जो आपका कितना होता है 80% मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट हो जाए। इस टेबल को बढ़िया से नोट कर लेना। ठीक है, 75% जो है आपका होता है रागी के अंदर, सोरगम, ज्वार, रेड ग्राम अरहर, ब्लैक ग्राम उर्द, ग्रीन ग्राम मूंग, काउपी, लोबिया, पी, मटर, फ्रेंच बीन, राजमा। इनके अंदर जो आपका होता है 75% मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट या न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 70% की बात करें, 70% मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट किसके अंदर होता है भैया? ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, ब्रिंजल, टोमेटो। ठीक है, यहाँ पर जो है टोमेटो का वो थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ा गई है क्योंकि ये श्रुति में होगा ना, इस वजह से। कैबेज, पत्ता गोभी, नॉलखॉल, ओनियन, रेडिश, टर्निप, क्लस्टर बीन और ढैंचा, मोरिंगा जो है आपके 70% इनमें मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर आपका कितना पूछा गया था भैया? प्याज के अंदर, ओनियन के अंदर। तो यहाँ पर ओनियन के अंदर कितना 70% मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज। बात करें 65% की, तो वो किसमें होता है मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज? कॉटन के अंदर, ओकरा, भिंडी, कॉलीफ्लावर और कोरिएंडर के अंदर। ठीक है, और 60% जो आपका मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होता है वो इसके अंदर होता है पपाया, बीट रूट, कैरेट, चिली या फिर कुकुरबिटेसी। ठीक है, देखो मिनिमम जर्मिनेशन मैंने देखो बता तो दिया कि किसके अंदर कितना मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होता है। मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होता क्या है? देखो, अगर कि आपने 100 सीड डाले, ठीक है, यहाँ पर 70% अगर कि मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट है, तो आपने 100 सीड डाले, उसमें से आपके 70 ही जर्मिनेट हुए या फिर अंकुरित हुए, तो आपको वो क्या कहलाएगा? मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनबाइंडिंग ऑफ सिल्क कोकून विच मेक्स unwinding of silk cocoons which make uniform thread is known as। रेशम के कोकून को खोलना जो एक समान धागे बनाता है कहलाता है। ऑप्शन ए स्ट्रिपिंग, बी रेटिंग, सी रीलिंग या डी स्टिपलिंग या फिर ई रिबॉनिंग। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? रेशम के कोकून को खोलना जो एक समान धागे बनाता है क्या कहलाता है? अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क कोकून विच मेक यूनिफॉर्म थ्रेड इज नॉन एज। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ए बी सी डी। ए स्ट्रिपिंग, बी रेटिंग, सी रीलिंग या डी स्टिपलिंग या फिर ई रिबॉनिंग। बात करें आपके यहाँ पर सही उत्तर की, तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है रीलिंग। ठीक है, जो आपके रेशम कोकून का खोलना क्या कहलाता है आपका भैया? रीलिंग। और जो आपके जो आपका जूट है, ठीक है, जूट के अंदर जो आपका धागा है या रेशे को अलग करना स्टिचिंग कहलाता है। जूट को सड़ाना की प्रक्रिया को रेटिंग कहते हैं। और जो आपकी एक और होती है आपकी रिबॉन रेटिंग, वो किसमें होती है? जूट के अंदर होती है। चलिए बात करते हैं आगे जो आपके विभिन्न विभिन्न टर्म्स हैं उनकी। तो आपका स्पिनिंग या फिर कटाई की बात करें, एक होता है आपका स्पिनिंग, ये आपका स्पिन। रीलिंग इस साल पूछा गया, पिछले साल इसमें क्या पूछा गया था? स्पाइनिंग पूछा गया था। तो कोकून के विच्छेदित तंतु से एकल सूत बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। मतलब कि जो आपके कोकून है उससे आपके जो सूत है या फिर धागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कताई कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्पाइनिंग कहते हैं। ठीक है,
अगली टर्म्स है आपकी निकिंग की बात करें, निकिंग की बात करें, निकिंग निकिंग का अर्थ है दो जनकों में एक साथ होने वाला स्पुष्पन, ठीक है। यह ज्वार में होने वाली एक प्रक्रिया, निकिंग क्या कहलाती है? निकिंग का अर्थ है दो जनकों में एक साथ होने वाला पुष्पन, ठीक है। जर्किंग की बात करें, यह प्रक्रिया बाजरा में अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में बाजरा रोपाई के 20 से 25 दिन बाद पहले टिलर या फिर पहले बनने वाले ईयर हेड को हटा दिया जाता है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप बाजरा में एक समान फूल आते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं साइड में हो जा रहा हूँ, तो अच्छे से देख लीजिए। बात करें स्ट्रिपिंग की, स्ट्रिपिंग क्या होता है? जूट में सड़ान या रेटिंग की प्रक्रिया को हम, सड़ान की प्रक्रिया के बाद जूट के तने से रेशा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्ट्रिपिंग कहलाती है। रेटिंग या सड़ान या रेटिंग की बात करें, यह जूट के तने को पानी में भिगोने की प्रक्रिया है ताकि जूट का रेशा ढीला हो जाए, जिससे रेशे को आसानी से अलग किया जा सके, ठीक है। नोट करना चाहो तो इसे नोट कर लो। अगला है आपका रेड डिलीशियस इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। अगला प्रश्न है आपका क्या है? रेड डिलीशियस निम्नलिखित में से किस फल की किस्म है? ऑप्शन ए आलू बुखारा, बी चेरी, सी एप्पल, डी डेट पाम या फिर ई ग्रेप। किसकी किस्म है आपकी रेड डिलीशियस? रेड डिलीशियस निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? बात करें आपके यहाँ पर सही उत्तर की, तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है एप्पल। जो आपकी रेड डिलीशियस किस्म है वो किसकी है? सेब की या फिर एप्पल की किस्म है, ठीक है। अगला है आपका हार्वेस्टिंग ऑफ बेबी कॉर्न एट विच स्टेज। बेबी कॉर्न का की कटाई किस अवस्था में होती है? ऑप्शन ए 5 to 6 डेज आफ्टर सिल्किंग, भुट्टे में बाल बनने के 5 से 6 दिन बाद। ऑप्शन बी मिल्किंग स्टेज, दुग्ध अवस्था। ऑप्शन सी टेस्लिंग के 2 to 3 डेज आफ्टर टेस्लिंग, टेस्लिंग के 2 से 3 दिन बाद। ऑप्शन डी है आपका 2 to 3 डेज आफ्टर सिल्किंग, भुट्टे में बाल बनने के 2 से 3 दिन बाद। ऑप्शन ई है आपका एट द टाइम ऑफ फुल मैच्योरिटी, पूर्ण परिपक्वता के समय। बताओ सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? हार्वेस्टिंग ऑफ बेबी कॉर्न एट विच स्टेज। बेबी कॉर्न की कटाई किस अवस्था में की जाती है? बात करें यहाँ पर आपके सही उत्तर की, तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है या ऑप्शन ए सी 2 से 3, 2 to 3 डेज आफ्टर सिल्किंग। जो आपके भुट्टे में बाल आते हैं, ठीक है, उसके 2 से 3 दिन बाद जो है आपका यहाँ पर जो है आपका जो है बेबी कॉर्न की कटाई की जाती है। क्योंकि जो आपका बेबी कॉर्न है उसको आपको नरम अवस्था में ही खाया जाता है, मतलब जो आपका जो अर्ली स्टेजेस है उसमें ही खाया जाता है, ठीक है। तोड़ाई की जाती है, ठीक है। तो 2 से 3 डे आफ्टर सिल्किंग, भुट्टे में बाल बनने के 2 से 3 दिन बाद जो है आपका जो है कटाई करनी चाहिए किसकी? बेबी कॉर्न की। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नहीं है, आगे बेबी कॉर्न के बारे में। बेबी कॉर्न हार्वेस्टिंग, तुड़ाई खरीफ में प्रतिदिन और शीत में वैकल्पिक दिनों में पत्तियों के आवरण सिल्क निकलने के 1 से 3 दिनों के भीतर किस्म के आधार पर की जानी चाहिए। कटाई तब की जानी चाहिए जब बेबी कॉर्न रेशम कानों के ऊपर से या ईयर हेड, रेशम कान यानी क्या कहते हैं, ईयर हेड से 2 से 3 सेंटीमीटर बाहर आ जाए। अधिमानता सुबह का या शाम को जब बेबी कॉर्न की नमी सबसे अधिक हो और परिवेश का तापमान कम हो, तब हमें कटाई करनी चाहिए किसकी? बेबी कॉर्न की, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है which among the following is not a statutory body board under Ministry of Commerce। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक बोर्ड नहीं है? which among the following is not a statutory board under Ministry of Commerce। ऑप्शन ए रबर बोर्ड, ऑप्शन बी कार्डमम बोर्ड, ऑप्शन सी टी बोर्ड, ऑप्शन डी है आपका स्पाइस बोर्ड मसाला बोर्ड, ऑप्शन ई है टबैको बोर्ड है तंबाकू बोर्ड। बताइए सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय के तहत एक वैधानिक बोर्ड नहीं है? कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक बोर्ड नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स।
बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर आपका देखो जो आपका इलायची बोर्ड है या कार्डमम बोर्ड है, इसको मिला दिया गया है आपका स्पाइस बोर्ड के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाणिज्य मंत्रालय के अंदर कौन सा बोर्ड नहीं आता, ये बोर्ड ही खत्म है भैया, तो ये है ही नहीं बोर्ड, तो आपका कौन सा हुआ, इलायची बोर्ड यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। और बाकी सारे के सारे बोर्ड किसके अंदर आते हैं, आपके वाणिज्य मंत्रालय के तहत आते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने अधीन आने वाले संस्थान या बोर्ड। तो पहला है आपका भैया रबर बोर्ड। रबर बोर्ड की बात करें, रबर बोर्ड देश में रबर उद्योग के समग्र विकास के लिए रबर अधिनियम 1947 के तहत भारत सरकार द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। रबर बोर्ड भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। जो आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन जो आपके बोर्ड आते हैं या इंस्टीट्यूट आते हैं, उनको मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। ठीक है, एक एक को आप नोट करते हैं। एडहॉक समिति की सिफारिश पर सरकार ने 18 अप्रैल 1947 को रबर उत्पादन और विपणन अधिनियम 1947 पारित किया है और भारतीय रबर बोर्ड का गठन किया गया। रबर उत्पादन और विपणन संशोधन अधिनियम 1954 में ने बोर्ड के नाम को रबर बोर्ड के रूप में संशोधित किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका टी बोर्ड या चाय बोर्ड। चाय बोर्ड की बात करें, चाय उन उद्योगों में से एक है जो संसद के एक अधिनियम द्वारा संघ सरकार के नियंत्रण में आता है। टी बोर्ड इंडिया की उत्पत्ति 1903 में हुई थी, जब भारतीय चाय उपकर विधेयक पारित किया गया था। चाय के निर्यात पर उपकर लगाने के लिए विधेयक प्रदान किया गया, जिसकी आय का उपयोग भारत के भीतर और भारत के बाहर भारतीय चाय के प्रचार के लिए किया जाना था। चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के तहत स्थापित वर्तमान चाय बोर्ड का गठन 1 अप्रैल 1953 को किया गया। रबर बोर्ड भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, स्थापना कब हुई टी बोर्ड या चाय बोर्ड की, भैया 1 अप्रैल 1953 को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका स्पाइस बोर्ड या मसाला बोर्ड। स्पाइस बोर्ड या मसाला बोर्ड की बात करें आपसे, तो जो आपका स्पाइस बोर्ड या मसाला बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी प्रसार के लिए प्रमुख संगठन है। स्पाइस बोर्ड का गठन 26 फरवरी 1987 को मसाला बोर्ड अधिनियम 1987 के तहत तत्कालीन इलायची बोर्ड 1968 और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद 1960 के विलय के साथ किया गया, मतलब इनको मर्ज कर दिया गया। इसको इलायची बोर्ड या कार्डमम बोर्ड और आपका मसाला निर्यात संवर्धन परिषद को मर्ज कर दिया गया। तो मर्ज करके आपका जो है स्पाइस बोर्ड या मसाला बोर्ड बनाया गया। स्पाइस बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले 5 कम्युनिटी बोर्डों में से एक है। यहाँ पर 5 बोर्ड कहते हैं आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन में। ठीक है, अगला है आपका टबैको बोर्ड। ठीक है, यह भी आपका वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है। टबैको बोर्ड की बात करें, तंबाकू उत्पादन को विनियमित करने, विदेशी विपणन को बढ़ावा देने और आपूर्ति और मांग में असंतुलन की आवर्ती उदाहरण को नियंत्रित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए जो बाजार की समस्याओं का कारण बनता है, भारत सरकार ने 1975 के तंबाकू बोर्ड अधिनियम के तहत तंबाकू निर्यात प्रचार परिषद के स्थान पर तंबाकू बोर्ड की स्थापना की गई। बोर्ड 1 जनवरी 1976 को से अस्तित्व में आया और भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर में अपना मुख्यालय खोला है। सर मैं भी आपका देखो किसके पेपर प्रिपरेशन करते हो सर, मैं देखो IELTS AFO की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ IPS AFO की। ठीक है, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा देखो ला, लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू हो गया था, फाइनल लिस्ट में 2 नंबर से रहा। ठीक है, और इस साल मेरा मेंस में 0.25 से रह गया। ठीक है, तो फिर मैंने टीचिंग लाइन में आने का निर्णय लिया। ठीक है,
और साथ ही साथ अपनी तैयारी जारी करने का, या फिर ये कह रहे हो कि किसके पेपर की प्रिपरेशन कराते हो? हम सारे पेपर की प्रिपरेशन करा रहे हैं, एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के जितने भी पेपर होते हैं आपके सारे, ठीक है। थोड़ा सा अभी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी, पता है मुझे कि एजीपीए की क्लास भी नहीं हो पाई, आरईओ की क्लास भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि अब से सारी क्लासेस हो पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ऑस्ट्रस साइकिल इन शीप, भीड़ में मध चक्र होता है या मधकाल, मध चक्र कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए 20 दिन का, ऑप्शन बी 21 डेज का 21 दिन का, ऑप्शन सी 14 से 18 दिन का, ठीक है, ऑप्शन डी है आपका 10 दिन का, ऑप्शन सी है आपका 20 से 25 दिन। जल्दी से बताओ भैया, ऑस्ट्रस साइकिल इन शीप एज, भेड़ में मध चक्र कितने दिनों का होता है? ए बी सी डी या फिर सी, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? 20 दिन, 21 दिन, 14 से 18 दिन, या फिर 10 दिन, या 20 से 25 दिन। बात करें आपके यहाँ पर सही उत्तर की, ऑस्ट्रिच साइकिल जो आपका भेड़ के अंदर होता है वो होता है आपका कितने दिन का भैया? 14 से 18 दिन का। कितने दिन का होता है भैया? 14 से 18 दिन के। यहाँ पर आंसर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर होता है। यहाँ पर विभिन्न पशुओं के मध्यकाल, ठीक है, यौवन आयु या पॉवर्टी एज, ठीक है, या फिर बच्चे देने की पॉवर्टी एज या बच्चे देने की आयु, ठीक है। और जो आपका मध्य चक्र की लंबाई कितने दिन का आपका मध्य चक्र होता है, लेंथ ऑफ ऑस्ट्रस साइकिल, जेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल, हीट पीरियड को यहाँ पर जो है आपका दर्शाया गया है, ठीक है। तो जो आपकी गाय होती है, काऊ होती है, उसमें जो पॉवर्टी एज होती है वो कितने दिन की होती है भैया? 24 से 30 महीने की होती है। मध्य चक्र की लंबाई या लेंथ ऑफ ऑस्ट्रस साइकिल कितना? 21 दिन का होता है। जेस्टेशन पीरियड 280 से 285 दिन का होता है। बिल्कुल करा देंगे टीजीटी का प्रिपरेशन, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मुझे थोड़ा मंडे तक का टाइम दीजिए, टीजीटी का भी आपकी तैयारी करवा दी जाएगी, ठीक है। मध्य चक्र की या हीट या मध्यकाल की बात करें तो 18 घंटे का होता है। बफेलो में जो आपका 28 से 30 महीने का जो है पॉवर्टी एज होती है या यौवन अवस्था होती है, यौवन आयु आती है, ठीक है। मध्य चक्र की लंबाई या लेंथ ऑफ ऑस्ट्रस साइकिल की बात करें तो वो 21 दिन का होता है। जेस्टेशन पीरियड गर्भकाल की बात करें तो 3 से 10 दिन का होता है। हीट पीरियड या मध्यकाल की बात करें तो वो 24 घंटे का होता है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, माफी चाहते हैं, आप देखिए। बकरी की बात करें या गॉट की बात करें तो गॉट जो आपकी बकरी है उसमें पॉवर्टी एज यौवन आयु कितनी होती है? 8 से 10 महीने की होती है, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑस्ट्रस साइकिल मध्य चक्र की लंबाई 20 दिन की होती है। जेस्टेशन पीरियड या फिर गर्भकाल की बात करें तो 150 दिन का होता है। हीट पीरियड या मध्यकाल की बात करें तो 3 से 3 दिन का होता है। भेड़ में की बात करें तो भेड़ की जो आपकी पॉवर्टी एज है या यौवन आयु है 9 से 14 महीने की होती है। लेंथ ऑफ ऑस्ट्रस साइकिल मध्य चक्र की लंबाई की बात करें 15 से 18 दिन की होती है। जेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल की बात करें तो 145 से 150 दिन का होता है। हीट पीरियड मध्यकाल की बात करें 1 से 3 दिन का होता है, ठीक है। स्वाइन की बात करें, फिक्स की बात करें तो 8 से 10 दिन का जो है आपका पॉवर्टी एज होती है इसकी, ठीक है। 21 दिन की ऑस्ट्रस साइकिल होता है। 114 दिन का जेस्टेशन पीरियड होता है और 1 से 5 दिन का क्या हीट पीरियड होता है। कैमल की बात करें तो 36 से 48 महीने का जो है पॉवर्टी एज होती है। मतलब पॉवर्टी एज क्या है? मतलब 36 से 48 महीने में वो आपका इस काबिल हो जाता है कि बच्चे को जन्म दे सके, जो उसकी मादा है इस काबिल हो जाती है कि बच्चे को जन्म दे सके, पॉवर्टी एज कहलाती है, ठीक है। और आपका ऑस्ट्रस साइकिल की बात करें 10 दिन का होता है। जेस्टेशन पीरियड 391 दिन का होता है और 3 से 5 दिन का क्या होता है? हीट पीरियड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। मैं चाहता हूँ 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट के ब्रेक के बाद बात करते हैं आपकी क्लास।
फॉरेस्ट का डिस्टर्बेंस के लिए ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। क्या है, क्लास चल रही थी ना, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा 2 मिनट का, ज्यादा ब्रेक नहीं लिया है। ठीक है, तो बढ़िया से इसे नोट कर लो। ठीक, आगे चलते हैं आपसे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। ठीक है, थैंक यू नरेंद्र कुमार जी, आपके इतने अच्छे फीडबैक के लिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ट्रीज एंड श्रब विच आर ग्रोन एट द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ द रिवर। नदी और समुद्र के संगम स्थल पर उगने वाले पेड़ और झाड़ियां क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए मिक्स्ड फॉरेस्ट्री, मिक्स्ड वानिकी। ऑप्शन बी मैंग्रोव। ऑप्शन सी शेल्टर बेल्ट या रक्षा पट्टी। ऑप्शन डी रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री या मनोरंजक वानिकी। ऑप्शन सी सोशल फॉरेस्ट्री या सामाजिक वानिकी। क्या होगा सही उत्तर बताओ? नदी और समुद्र के संगम स्थल पर होने वाले पेड़ और झाड़ियां क्या कहलाते हैं? ट्रीज एंड स्ट्राउस विच आर ग्रोन एट द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ द रिवर। तो देखो भैया, जो आपका ज्वाइनिंग पॉइंट होता है या फिर आपका ये नदी और समुद्र का ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये जैसे आपकी कोई, ये आपका समुद्र है। ठीक है, समुद्र के अंदर कोई नदी गिर रही है तो वो आपका क्या कहलाए? ज्वाइनिंग पॉइंट कहलाए। इसे हम क्या कहते हैं भैया? मैंग्रोव कहते हैं। ठीक है, जो आपकी, जो आपका, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, मैंग्रोव देखना चाहोगे? यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ मैंग्रोव। तो देखो, यहाँ पर इमेज निकाल ली मैंने। तो यहाँ पर देखो, जो पीछे देख सकते हो, तो जो आपका समुद्र के किनारे किनारे वाला भाग है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप पीछे मेरे। ठीक है, तो ये समुद्र के किनारे जो आपके जंगल है वो पानी के साथ है। ठीक है, जो आपके जंगल है वो पानी के साथ है, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके मैंग्रोव कहलाते हैं। पानी के साथ जंगल जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? मैंग्रोव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाता है मैंग्रोव। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन में है। ठीक है, आगे जो है आपके विभिन्न टाइप के फॉरेस्ट्री को बताया गया है। ठीक? तो अगला है जो आपका, वो है आपका फार्म फॉरेस्ट्री क्या कहलाता है? डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री, मतलब बहुत से जो आपके फॉरेस्ट्री के प्रकार होते हैं उसको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो पहला है आपका फार्म फॉरेस्ट्री या खेतबानी। Farm forestry is the name given to program which promote commercial tree growing by farmers। जो आपके कॉमर्शियल रूप से, साउंड इज स्लो, क्या करें यार, 1.5 घंटे से बोल रहे हैं तो थोड़ा सा गला बैठ गया है। ठीक है, साउंड अब सही आएगा साउंड। ठीक है, अब सही आएगा आपका साउंड, टेंशन मत लीजिएगा, साउंड बढ़िया आएगा। तो जो आपके कॉमर्शियल रूप से, जो आपके फार्म पर या खेत पर जो आप मतलब पेड़ लगा रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? फार्म फॉरेस्ट्री कहलाएगा। यानी कि आपकी जो फसलें हैं उनके हिसाब से आपको पेड़ जो लगाना कहलाता है या फार्म फॉरेस्ट्री कहलाता है। ओके, तो कृषि वानिकी उन कार्यक्रमों को दिया गया नाम है जो किसानों द्वारा अपनी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्ष उगाने को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक कॉमर्शियल रूप से आपने फार्म पर जो है, जो आप पेड़ लगाते हो वो आपको कैसे कहलाता है? आपका फार्म फॉरेस्ट्री। अगली है आपकी एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, विस्तार वानिकी। अब देखो भैया, कुछ जगह जैसे आजकल कह रहे हैं कि भैया पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। ठीक है, तो अगर कि आप जैसे कई नई जगह पर प्रमोट करते हो या बढ़ावा देते हो पेड़ लगाने की, जो आप कहलाती है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री या विस्तार वानिकी। सॉरी, थोड़ा सा। तो extension forestry is the practice of forestry in areas devoid of trees growth and other vegetation situated in place away from the conventional forest areas with the object of increasing the area under tree growth। देखो, जहाँ पर आपके फॉरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर किया जाए कन्वेंशनल, कन्वेंशनल यानी कि जहाँ पर पहले से फॉरेस्ट है, तो उन जगह को छोड़कर
किसी नई जगह पर फॉरेस्ट लगाना या फॉरेस्ट या फिर आपके जो पेड़ लगाना या फिर वानिकी को प्रमोट करना आपका कहलाता है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। विस्तार वानिकी पेड़ के विकास के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से पारंपरिक वन क्षेत्रों से दूर स्थानों में स्थित वृक्षों के विकास और अन्य वनस्पति से रहित क्षेत्रों में वानिकी का अभ्यास है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली है आपकी मिक्स्ड फॉरेस्ट। वाकई आवाज स्लो, साउंड स्लो आ रहा है। 10 मिनट 1 मिनट का टाइम दीजिए। क्या करें भैया, थोड़ा सा समझ का दिक्कत आ जाता है। शुरुआत की क्लास ठीक है। अब सही आ रहा है साउंड? अब वॉइस सही आ रही है? वॉइस सही आ रही है ना? आप यस में लिख दो। बात करें आपने मिक्स्ड फॉरेस्ट्री या मिक्स्ड वानिकी की, तो मिक्स्ड फॉरेस्ट्री इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री फॉर raising fodder grass with scattered fodder tree, fruit tree and fuel wood tree on suitable wasteland, पंचायत land and wasteland। मतलब कि मिश्रित फॉरेस्ट्री मतलब कि आपका मिश्रित बांध की जगह लाता है, जिससे आपके जो बंजर भूमि है या पंचायत भूमि है उसके साथ साथ आपके फलदार पेड़ों को पास्चर लगाना या चारा गाय उगाना, साथ साथ ईंधन के लिए लकड़ी वाले पेड़ लगाना, तो आपका क्या कहलाता है भैया? मिश्रित बांध के कहलाता है। निश्चित वानिकी उपयुक्त बंजर भूमि पंचायत भूमि पर विद्युत चारे के पेड़, फलदार पेड़ और ईंधन की लकड़ी के पेड़ के साथ चारा घास उगाने के लिए वानिकी की प्रथा आपकी कहलाती है भैया। मिक्स्ड फॉरेस्ट्री आपकी अगला है आपका सोशल फॉरेस्ट्री या सामाजिक वानिकी। देखिए, सामाजिक वानिकी क्या होता है कि भैया जो आपकी आबादी है या फिर आपकी जो मतलब कि गांव है, तो वहाँ पर ये फॉरेस्ट लगाए हुए, तो वो जो आपके फॉरेस्ट वो आपकी जो समाज है वहाँ पर रहने वाला समाज है उसकी एक बात करें आपने सोशल फॉरेस्ट्री या सामाजिक वानिकी की, तो फॉरेस्ट्री आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट जो आपके पारंपरिक बने उससे आउटसाइड आउटसाइड यानी कि बाहर। This primarily aims at providing continuous flow of goods and services for the benefit of people। जो आपके लोगों के लाभ के लिए जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं या फिर जो आपके लाभ के लिए गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यानी सामान है जो आपके लिए सेवाएं हैं उसको प्रोवाइड करना है फिर या फिर देना। ठीक है, this definition implies the production of forest goods for the need of the local people is specific। मतलब कि जो आपके लोकल पीपल है या लोकल लोकल लोग हैं वहाँ के, उनके जो है लाभ के लिए जो भी आपकी गुड्स या आपके जो भी सामान प्रोड्यूस किया जा रहा है वो आपका क्या कहलाता है? स्पेशल फॉरेस्ट। Thus, special forestry aims at growing forest of the wealth of the local population। मतलब कि जो आपके फॉरेस्ट या फिर जो आपके वृक्ष हैं वो आपके लोकल पॉपुलेशन या फिर जो आपकी लोकल की बिजनेस किया जा रहा है। पारंपरिक वनों के बाहर वानिकी जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं का निरंतर प्रवाह प्रदान करना है। इस परिभाषा का तात्पर्य है कि स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के लिए वन वस्तुओं का उत्पादन सामाजिक वानिकी है। इस प्रकार सामाजिक वानिकी उद्देश्य स्थानीय आबादी की प्रकृति को उगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट्री या समुदाय वानिकी। ठीक है, एक समूह के द्वारा एक समुदाय के द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ समुदाय फॉरेस्ट्री या कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी लैंड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ऑफ कम्युनिटी। देखिए, एक कम्युनिटी की लैंड है या फिर कम्युनिटी या फिर समुदाय की भूमि है जो आपकी फॉरेस्ट लगाई जाती है, समुदाय फॉरेस्ट कहलाती है। जो आपका मतलब कि जो आपका सोशल था जो आपकी किसी भी भूमि पर लगाया जा रहा है, मतलब कि जो आपके यहाँ पर जो आपका कौन लगा रहा है? समुदाय लगा रहा है। तो समुदाय वानिकी के लोग या समुदाय की भागीदारी के साथ समुदाय भूमि पर वानिकी के आभास के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है,
अगला है आपका रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री या मनोरंजन पार्क। इसका जो है आपके मनोरंजन के हिसाब से आप ये कहें कि जो आपके जैसे आपने कोई गार्डन लगाया, आपने कोई आपने फॉरेस्ट लगाया जिसमें आप या फिर आपके सांस्कृतिक वैल्यू। तो रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री with the object of raising flowering tree and shrub only to serve as a recreation for the urban and rural population। रिक्रिएशन मतलब कि मनोरंजन के लिए, मतलब जैसे आप पार्क में घूमना चाहो तो घूम सकते हो, कोई फ्लावर मतलब अच्छा लगे मनोरंजन को, वहाँ पर बैठ रहे हो आप किसी फॉरेस्ट में बैठ रहे हो तो आपको मनोरंजन महसूस हो, तो आपके लिए क्या कराती रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री या मनोरंजन फॉरेस्ट्री आपको। This type of forestry is also known as aesthetic forestry या इसके साथ ही forestry को हम क्या कहते हैं या aesthetic forestry भी कहते हैं। इसका भी forestry को कहते हैं aesthetic forestry। तो मनोरंजन बांध के मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए मनोरंजन वनों के रूप में सेवा करने के लिए फूलों के पेड़ों और झाड़ियों को बढ़ाने के उद्देश्य से वानिकी का अभ्यास है। इस प्रकार के वानिकी को एस्थेटिक वानिकी के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें उच्च प्राकृतिक मूल्य के वन के रोचक पहलू या बनाए रखने के उद्देश्य से वानिकी के अभ्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ लिटिल लीफी ब्रिंजल। निम्नलिखित में से कौन सा बैगन में सूखी पत्ती का रोग वाहक है। ऑप्शन ए व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी, ऑप्शन बी थ्रिप्स, ऑप्शन सी एसिड, ऑप्शन डी है आपका लीफ हॉपर, ऑप्शन सी है कीचड़। बताओ भैया निम्नलिखित में से कौन सा जो है बैगन में सूखी पत्ता का रोग वाहक। बात करें यहाँ पर सही उत्तर की तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी लीफ हॉपर। लीफ हॉपर जो है लिटिल लीफ ब्रिंजल के लिए फैक्ट्री का जो आपकी लिटिल लीफ होती है ना ब्रिंजल है, इसलिए फैक्ट्री का नाम आगे जो है विभिन्न प्रकार के रोगों के रोग वाहक दिए गए हैं। ठीक है, जो आपके रोग वाहक है ऐसे जो है आपका किसमें पोटैटो लीफ रोल वायरस, आलू लीफ रोल वायरस में रोग वाहक का काम करता है। बंसी टॉप ऑफ बनाना, केले का बंसी टॉप वायरस, रिंग स्पॉट ऑफ पपाया, पपीते या रिंग स्पॉट में भी आपका जो है रोग वाहक का काम करता है। बैक्टीरिया का काम करता है कौन आपका एसिड। ठीक है, ब्रैकेट मोजे को बनाना, केले का ब्रैकेट मोजे होता है, इसके लिए भी आपका ये रोग वाहक का काम करता है। लीफ हॉपर की बात करें पत्ता पत्ता फुटका या लीफ हॉपर की बात करें तो यह जो है आपका टिंगरो वायरस का ऑफ राइस, चावल का टिंगरो वायरस के लिए आपका जो है रोग वाहक का काम करता है। राइस स्वाम बीज ऑफ वायरस, चावल का गोना रोग विटामिन के लिए जो आपका रोग वाहक का काम करता है। वायरस, पत्ता स्प्रेड वायरस के लिए रोग वाहक का काम करता है। लिटिल लीफ के लिए छोटी पत्ती रोग के लिए। थोड़ी सी माफी चाहता हूँ, मेरा गला बैठ गया है, इसके आगे मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो आगे के जो प्रश्न है अभी आपके कैंसिल पूरे करा दिए गए हैं, नेक्स्ट क्लास में सुबह 6 बजे कराए जाएंगे। ठीक है, कैंसिल क्वेश्चन अभी करा दी, क्या है डिटेल में कराओ ना, क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, 2 घंटे की क्लास हो चुकी है। ठीक है, मेरे गले से भी आवाज़ थोड़ी नहीं निकल रही है, इसी के साथ आज क्लास समाप्ति करते हैं। राजस्थान की आपकी क्लास। ठीक है, आगे जो है कल सुबह जो है आप 6 बजे आप मिल जाइएगा, तो मैं 5 मिनट आप दे दूँगा, और कोई भी डाउट हो तो आप लिख सकते हैं। मेरी मजबूरी है कि मुझे क्लास को यहीं तक देखना पड़ेगा, गला बैठ गया है, इससे और ज़्यादा पढ़ाया तो फिर मतलब आगे क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज 20 क्वेश्चन करा दिए, कल आपकी 20 क्लास के आगे जो है आपकी कल आपकी पूरा पूरा करा दिएगा। क्लास कैसी लगी बच्चों, अच्छी लगी ना, यस नो लिखो।
तो क्लास अच्छी लगी ना? चलिए इसी के साथ आपकी याद करते हैं इसके बाद नजर करेंगे। अगर कि आपको मजा आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को। कल की क्लास जो है आपकी 10 टाइम सुबह 6 बजे, ठीक है।